तो भाई अब हम एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, हम ये देखेंगे कि क्योंकि एकदम से तो भाई प्रॉब्लम आई नहीं, समझे मेरी बात, एकदम से तो भाई दुनिया को पता लगा नहीं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। शुरुआत में भाई कैसे मालूम हुआ इसके बारे में, और फिर कैसे स्टेप टू स्टेप हर एक जो भाई साइंटिफिक स्टेप था, हर एक जो वैज्ञानिक जो भाई स्टेप था, ठीक है, उसके साथ हमको इसके बारे में ज़्यादा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होती चली गई। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो लिया था हेनरिक हर्ट्ज ने। तो हम पहले इसी की बात करेंगे। अब आपको आपने भाई पढ़ा होगा 1865 के अंदर जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव होती है, वो लहर होती है, ना कि पार्टिकल। ओके, और उनकी थ्योरी के बेसिस पे ये बात भाई, और क्योंकि सारी वेव्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या होगी फिर, कॉन्टिन्यूअस। ओके, और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी होती है, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये भाई 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसके बारे में बात थी। लेकिन इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन था, जो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल बेस ग्राउंड थी, वो किसने प्रोवाइड की थी, वो 1886 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। 1886 में उन्होंने अपना एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। आपने इसका नाम भी सुना भी होगा, आपने अपनी छोटी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, आपकी भाई जो 11th है 12th है। ठीक है, तो मैक्सवेल की थ्योरी ये बोलती है ना कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो क्या तैयार करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हेनरिक हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने यहाँ पर ये एक इंडक्शन कॉइल है और यहाँ पर ये दोनों जो भाई क्या बोलते हैं, ये वायर से एक मेटेलिक स्फीयर यहाँ पर है, दूसरी वायर से भी एक मेटेलिक स्फीयर यहाँ पर, और इनके बीच में कुछ गैप होता है। ठीक है, तो जब इंडक्शन कॉइल से आपने भाई इसमें अल्टरनेटिंग करंट पास किया, अल्टरनेटिंग करंट आपने भाई जनरेट किया, तो यहाँ से एक स्पार्क क्रिएट होता है, यहाँ पर एक स्पार्क क्रिएट होता है। वो स्पार्क क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि भाई करंट इस एयर के थ्रू ट्रैवल करता है, ये जो एयर होती है इसके बीच की, इसमें से करंट पास करता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो और जब यहाँ पर, और क्योंकि ये करंट भाई अल्टरनेटिंग करंट ने प्रोड्यूस किया है, ओके, तो यहाँ से फिर क्या एमिट होती हैं, यहाँ से एमिट होती है इसका फिलहाल जो जनरेशन है वो कैसे होता है भाई वेव्स का, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। लेकिन आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि जब आपने इस ट्रांसमीटर कॉइल से, जब आपने इस ट्रांसमीटर से, जब आपने इंडक्शन कॉइल के थ्रू ट्रांसमीटर में से भाई ट्रांसमीटर से करंट पास किया, अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ से एमिट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो भाई रेडियो वेव्स यहाँ से एमिट होती हैं। ओके, लेकिन जो स्पार्क यहाँ पर बनता है करंट के पास होने की वजह से, यहाँ पर जो स्पार्क बनता है उससे यूवी रेडिएशन भी बनती हैं, यानी कि यहाँ से निकलेंगी यूवी और रेडियो वेव्स, और जब ये यूवी और रेडियो वेव्स ट्रैवल करती हैं बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर ये है एक रिसीवर, ये भी भाई एक वायर है, और यहाँ पर ये दो एंड पे दो छोटे मेटेलिक स्फीयर हैं। ओके, तो फिर आपको पता होगा भाई कि जब यहाँ पर ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पहुँचेंगे, तो आप ये बताएं कि अगर अल्टरनेटिंग करंट से आप ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट कर सकते हो, तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप क्या जनरेट कर सकते हो, करंट। ठीक है, तो जब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो इसके अंदर फिर क्या जनरेट होता है, अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर भी जनरेट होता है, और वो स्पार्क यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये भैया आपने भाई पढ़ा है, ये हर्ट्ज का फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होती हैं, जिनको फिर हम यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर, इसको हम बोलते हैं रिसीवर। और इसका इसी सिस्टम को आप जो आपका भाई रेडियो सिस्टम होता है, रेडियो के अंदर आप भाई यही टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हो, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये जो स्पार्क था ये काफ़ी ब्राइट स्पार्क था, लेकिन इस स्पार्क को देखने के लिए भाई, इसको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए हेनरिक हर्ट्ज के दिमाग में ये था कि क्यों ना इसको मैं भाई थोड़ा एक क्या बोलते हैं किसी, इसको हम डार्क में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डार्क में कंडक्ट किया, तो जो लाइट थी, वो जो स्पार्क था उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है।
समझे मेरी बात? जो स्पार्क है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। या फिर आप एक काम करो कि ये जो भाई रेडिएशन यहाँ से यहाँ पर चलती हैं, ये जो वेव्स यहाँ से यहाँ पर चलती हैं, ठीक है, इसके बीच में अगर आप एक ग्लास की प्लेट रख दें, ये ग्लास की प्लेट क्या करती है, ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप कहोगे भाई यूवी रेडिएशन से तो वहाँ पर करंट भी नहीं बनता, तो इनका वहाँ पर क्या फ़ायदा होना है? तो आप खुद सोचें, आपने जब यूवी रेडिएशंस को यहाँ से ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पर जो स्पार्क था वो डिम हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि यहाँ पर स्पार्क ब्राइट है जब रेडियो वेव्स के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी पहुँचती हैं, और जब अल्ट्रावायलेट रेज को आपने रोक दिया तो यहाँ से सिर्फ रेडियो वेव्स पहुँच पाएंगी, और स्पार्क की जो ब्राइटनेस है, स्पार्क की जो पावर है, वो यहाँ पर कम पड़ जाती है। तो हेनरिक हर्ट्ज इस बात को नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है। और ये भी बात आपको पता है भाई, ये जो वेव्स यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करती थी, ठीक है, ट्रांसमीटर से रिसीवर, ये वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, और ये वेव्स ही हैं क्योंकि इन्होंने जो भाई रिफ्लेक्शन है, उन्होंने वो चीज़ें भी की थी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया उन्होंने भाई ट्रांसमीटर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, रिसीवर, मान लिया उन्होंने ट्रांसमीटर यहाँ पर लगा दिया, रिसीवर यहाँ पर लगा दिया, और जहाँ पर कैमरा है, ठीक है भाई, बिल्कुल सामने उन्होंने लगा दिया एक मेटेलिक सरफेस, एक रिफ्लेक्टर। तो ट्रांसमीटर से उन्होंने सीधे रिसीवर की तरफ वेव्स नहीं भेजी, उन्होंने वेव्स भेजी पहले मेटेलिक प्लेट की तरफ, फिर मेटेलिक प्लेट से वेव्स कहाँ पर आई? रिसीवर की तरफ, ठीक है, तब भी स्पार्क हमको मिलता है। इसका मतलब ये भी है क्या ये पक्की बात? वेव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि यहाँ पर स्पार्क ब्राइट, और जो यूवी है, यूवी से आप यहाँ पर आपने इसमें से कोई क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी का आपने कोई भाई इसमें करंट पास नहीं किया, आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने इसमें भी करंट पास किया। तो रेडियो वेव्स के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रोशनी जब यहाँ तक पहुँचती तो यहाँ पर मिलता आपको ब्राइट स्पार्क, यहाँ पर आपको मिलता है डिम स्पार्क, ठीक है। तो हर्ट्ज के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसके बाद भाई हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कब होता है। तो ये हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था कि भाई अल्ट्रावायलेट रोशनी अगर पहुंचती है रिसीवर तक तो स्पार्क ब्राइट है, नहीं पहुंचती है तो स्पार्क डिम है। तो इसके बाद तो उनके पास इसका कोई भाई एक्सप्लेनेशन था नहीं। तो हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट के 2 साल बाद ही 1888 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे विल्हेम हालवाक्स, ठीक है। जो हालवाक्स थे उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये पाया कि जब वो किसी मेटल सरफेस को स्ट्राइक करते हैं यूवी से, तो वो मेटल सरफेस अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उसका नेगेटिव चार्ज या तो कम हो जाएगा या वो न्यूट्रल हो जाएगी। और अगर न्यूट्रल मेटल सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो न्यूट्रल मेटल सरफेस हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल सरफेस को आप स्ट्राइक करते हो तो वो मोर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। हालवाक ने भी ये देखा। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका मैंने आपको एक जनरल सेटअप यहाँ पर आपको दिखा रखा भाई, आपको नजर आ रहा होगा। तो वो यहाँ से आती यूवी रेडिएशन, ये भाई ज़मीन के ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ये है इंसुलेटर। और इंसुलेटर के अंदर भाई यहाँ पर आपने क्या सेट कर रखी है कि जिंक की प्लेट, जिंक प्लेट है यहाँ पर भाई, ये बिल्कुल पॉलिश्ड, ठीक है। और यहाँ से एक वायर के ज़रिए, एक कंडक्टिंग वायर के ज़रिए आपने भाई, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये भाई कंडक्टर है, कंडक्टिंग रोड है, और ये 2 भाई सोने की पत्ती हैं। अब ये आपको भैया, आपने थोड़ा बहुत गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर ये जो पत्ती है इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो ये आपस में रिपेल करेंगी ज़्यादा और ये ऐसे दूर चली जाएंगी। अगर इनके ऊपर चार्ज कम होएगा तो इनमें गैप कम हो जाएगा, ये एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू होती हैं। इससे हम जो चार्ज होता है उसको मेजर करते हैं, चार्ज की जो अमाउंट है, चार्ज की जो भाई क्वांटिटी है, उसको आप स्टडी करते हो, इजंट इट। तो आपको पता है कि भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ओके। तो हालवाक ने क्या किया, जब ये यूवी रेडिएशन पड़ती है, देखो ये है भाई यूवी रेडिएशन, जब ये यूवी रेडिएशन पड़ती हैं इस जिंक सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज भाई इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर भी होएगा और ये जिंक रोड के भी होएगा, जिंक प्लेट के ऊपर भी होएगा। तो जब अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ती है तो इस जिंक सरफेस का नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कम, इसका नेगेटिव चार्ज भाई कम होने लगता है, जिसकी वजह से इस कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रोस्कोप इससे कनेक्टेड है, ओके। तो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज कम होता है और जिससे भाई
ये जो गोल्ड लीफ है, ये दोनों पत्ते एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये बात साबित हुई कि जब जिंक प्लेट के ऊपर क्या पड़ती है, यूवी रेडिएशन, तो इसका चार्ज घटता है, और वो बात पता लगती है यहाँ पर इन दोनों सोने की पत्तियों के एक दूसरे के नज़दीक आने से। लेकिन हालवाक्स के पास भी इसका कोई भाई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं था। तो इसके बारे में फिर भाई बताया किसने, फर्दर स्टडी किसने कंडक्ट की, तो ये थी 1888 की बात थी जो मैंने आपको बताई अभी। ओके, अब हम देखते हैं, अब ये आपको पता है 1897 में जो जे थॉमसन थे उन्होंने इन्वेंशन की थी इलेक्ट्रॉन की, जो उनका भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, उसके थ्रू उन्होंने ये बताया था कि कैथोड से एमिट होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जब आप उसके ऊपर वही कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको वही थॉमसन का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसका एक टिपिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको नजर आ रहा होगा। ओके, देखो ये है अभी ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये प्लेट है नेगेटिव और ये प्लेट है पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से फिर वही कैथोड रेज निकलती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं और वो इस तरफ मूव करते हैं। ये आपने पढ़ा है भाई, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। तो ये तो 1897 में एक्सपेरिमेंट किया था भाई जे थॉमसन ने, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की थी। तो 1899 में यानी कि 2 साल के बाद जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए बैटरी की हेल्प लेने की बजाय यूवी लाइट की हेल्प लेनी स्टार्ट कर दी। यानी जब उन्होंने यूवी लाइट से इसको स्ट्राइक किया इस मेटल सरफेस को, तब भी इससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और भाई इस सर्किट में करंट फ्लो करता है। समझे बात? तो हेनरिक हर्ट्ज को ये नहीं पता था कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में स्पार्क ब्राइट क्यों होता है। हेनरिक हर्ट्ज को ये बात पता नहीं थी, और हालवाक को ये बात मालूम नहीं थी कि भाई जो चार्ज है यूवी लाइट पड़ने पर किसी मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, टिपिकल केसेस में किसी मेटल सरफेस के ऊपर यूवी लाइट पड़ने पर उसका नेगेटिव चार्ज क्यों कम होने लगता है। तो थॉमसन ने 1899 में ये बात प्रूव की कि भाई अगर आप किसी टिपिकल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बैटरी को यूटिलाइज ना करके और कैथोड के ऊपर आप सिंपली क्या डालते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो तब भी कैथोड से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो एमिट होते हैं। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज घटा था, यानी कि हालवाक के एक्सपेरिमेंट में जो नेगेटिव चार्ज का लॉस होता था वो क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पर जिंक मेटल की जो प्लेट थी उससे भी किसका एमिशन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब वो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज का लॉस तो होना ही है। तो ये बात प्रूव की भाई किसने, जे थॉमसन। लेकिन जे थॉमसन को फिर ये बात नहीं मालूम थी कि ये इलेक्ट्रॉन एमिट ही क्यों होते हैं, कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ने पर नेगेटिव चार्ज का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों एमिट होते हैं? तो जे थॉमसन को ये तो बात मालूम पड़ गई कि भाई जो हेनरिक हर्ट्ज थे, आप समझे, अब देखो यहाँ से ये बात भी साबित होती है। अब एक बार ये काम जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, एक बार हम उससे ये बात प्रूव कर लेते हैं कि हालवाक के एक्सपेरिमेंट का जो डेटा था वो ऐसा क्यों आया था, और हम एक बार ये देख लेते हैं कि भाई जो हेनरिक हर्ट्ज उनके एक्सपेरिमेंट का डेटा वैसा क्यों आया था। क्योंकि हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में, एक बारी मैं अगर हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट पे पहुँचूँ, अगर मैं हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट पे पहुँचूँ तो क्या हुआ था, जब ये यूवी लाइट यहाँ से यहाँ पर पहुँचती है, जब रेडियो वेव्स पहुँचती हैं, तो रेडियो वेव्स क्या करती हैं, वो भाई इसके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि रेडियो वेव्स पहुँचती हैं तो उनके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इसके अंदर क्या बनता है भाई, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट जब एयर से पास होता है तो स्पार्क बनता है। ठीक है, लेकिन यूवी की प्रेजेंस में स्पार्क ब्राइट क्यों होता है? क्योंकि जो यूवी है उसकी वजह से ये जो मेटल है इससे भी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, इजेक्ट होंगे फर्दर। यानी कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो करंट बना है वो करंट तो है ही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो पासेज है इस गैप के अंदर, उसको भी तो यूवी भी तो उसको क्या करती है, एक तरह से फैसिलिटेट करती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती है। आप समझे मेरी बात कि क्यों यूवी की प्रेजेंस में ये जो स्पार्क था ये ब्राइट था, और यूवी के एब्सेंस में स्पार्क क्या था, डिम था।
और हालवा के एक्सपेरिमेंट के अंदर भाई खास बात क्या थी, अब आप एक बार थॉमसन का जो आइडिया था कि भाई नेगेटिव चार्ज क्यों घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं यूवी रेडिएशन गिरने पर, ठीक है। वो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि भाई जिंक प्लेट से, क्योंकि जिंक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों कम होता है, क्योंकि जब आपने जिंक प्लेट के ऊपर आपने क्या डाली, यूवी अल्ट्रावायलेट रोशनी, तो ये अल्ट्रावायलेट रोशनी क्या करती है, ये जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाती है, एमिट करवाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इससे एमिट होंगे तो उनके साथ नेगेटिव चार्ज भी तो इसका भाई घटेगा, कम होएगा। आप समझे बात। तो थॉमसन ने हालवा का एक्सपेरिमेंट और जो भाई ये क्या बोलते हैं हेनरिक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है, उनका एक थोड़ा बहुत भाई एक्सप्लेनेशन थॉमसन एक्सपेरिमेंट देता है, लेकिन थॉमसन एक्सपेरिमेंट भाई सारी बात नहीं बताता। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए भाई कि थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जब अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ती है, जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ती है तो उनका नेगेटिव चार्ज घटेगा। तो अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ने पर मेटल सरफेस से नेगेटिव चार्ज क्यों घटता है, थॉमसन ने बताया कि भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इसीलिए नेगेटिव चार्ज घटता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट क्यों होते हैं, और उस वक्त तक क्योंकि सिर्फ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में ही मालूम था, उस वक्त तक भाई आपकी जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी वो नहीं आई थी 1899 तक, ओके। तो जेज थॉमसन ने फिर भाई इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को थोड़ा भाई एक तरह से विजुलाइज करना, भाई इमेजिन करना, थोड़ा कंसेप्चुलाइज करना स्टार्ट किया कि भाई ऐसा क्यों होता होगा। तो उन्होंने एक बात सोची कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या होते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो जब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मेटल सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो उस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस फील्ड के साथ ही लीनियरली ऑसिलेट करने लग जाते हैं। आप समझे मेरी बात, वो उस ऑसिलेटिंग फील्ड्स के साथ क्या करते हैं भाई, लीनियरली ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो बहुत ही ज़्यादा विग्रस मैनर में ऑसिलेट करेंगे तो उन्होंने सोचा भाई कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है तो उसके ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। और वो जब ऑसिलेट करते हैं तो उसकी वजह से, उस ऑसिलेशन की वजह से भाई, वो अगर ऑसिलेशन बहुत ही ज़्यादा विग्रस है, बहुत ज़्यादा भाई क्या बोलते हैं भाई एनर्जेटिक है, तो वो मेटल को छोड़ भी देंगे, मेटल से भाई वो निकल भी जाएंगे। तो ये उनका परसेप्शन था। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, क्योंकि भाई जो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मान ले भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, समझे बात। तो जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होती है उतनी ज़्यादा क्या होती है इंटेंसिटी, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि वेव्स की इंटेंसिटी डिपेंड करती है वेव के एम्पलीट्यूड पे, ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंटेंसिटी, ठीक है। तो ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड। तो थॉमसन ने क्या सोचा भाई कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरेगी, अगर उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ज़्यादा एम्पलीट्यूड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड करेगा इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी के साथ ऑसिलेट करेंगे, इजंट इट। और जब वो निकलेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे। तो उनका परसेप्शन क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर। यानी कि अगर मैं इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ तो एमिट होने वाले, इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी को भाई थॉमसन ने क्या सोचा कि फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया भाई एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि भाई अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑसिलेट करने की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा तो उसके जल्दी निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इजंट इट। अगर ऑसिलेट वो जल्दी करेगा तो उसके एमिट होने की रेट भी क्या हो जानी चाहिए, वही बढ़ जानी चाहिए ना।
तो उसके एमिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो थॉमसन ने क्या सोचा भाई कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या होना चाहिए, तो क्लासिकल प्रेडिक्शन क्या थी, क्लासिकल एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हो जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भाई क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने चाहिए, और इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जानी चाहिए। तो ये 1899 की बात है। ओके, अब हम चलते हैं 1902 में। 1902 में फिर क्या होता है भाई, ठीक है। अब 1902 में एक और जर्मन वैज्ञानिक थे, आप ही कहोगे भाई जर्मन तो बड़े खतरनाक लोग हैं, ठीक है। इन्होंने भी सारी ही जो मोस्टली फंडामेंटल जो रिसर्च है इस फील्ड में वो सभी जर्मन्स ने कर रखी है। ओके, खैर आप ये देखें कि 1902 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था फिलिप लेनार्ड। तो अब 1902 में फिलिप लेनार्ड ने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटोन की, वो तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पर सेकंड एमिट होंगे वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर। समझे बात? ये बात बिल्कुल अपोजिट थी जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की प्रिडिक्शंस कहती हैं उनके मुकाबले। तो ये बात उन्होंने पता कैसे की, जो फिलिप लेनार्ड थे उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, टिपिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप वो देखें, ठीक है। ये भाई एक ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये दो मेटेलिक सरफेस हैं, ये आपकी भाई एक जो भाई फोटो एमिसिव सरफेस है, ये तो आपकी मेटल सरफेस है। उन्होंने बेसिकली किया क्या कि भाई उन्होंने यहाँ से इसके ऊपर पड़ने दिए, यहाँ से भाई उन्होंने इसके ऊपर पड़ने दी यूवी लाइट, और जब यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसमें से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं इस तरफ और इस प्लेट के अंदर वो एंट्री करते हैं और अपना भाई एक करंट रिकॉर्ड करवाते हैं एमीटर के अंदर। लेकिन अब अगर मैं तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वो करंट होगा जो उसका मैग्नीट्यूड वो डिपेंड करेगा भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एंट्री करते हैं पर सेकंड। अब आप ये देखें कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये प्लेट रखी नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी तो क्या ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करेगी? बिल्कुल रिपेल करेगी। ओके, तो जैसे जैसे आप इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग दिस प्लेट वो लगातार घटता जाएगा, तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम होता जाएगा और करंट यहाँ पर आपको भी कम मिलेगा। ओके, और करंट को पूरी तरह से रोकने के लिए आपको इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक भाई नेगेटिव पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने से रोक दे। मैंने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही एनर्जी के साथ एमिट नहीं होते, उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। वो आपको आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन उनमें से जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है उसको इसको रोकना क्या है ज़रूरी, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए आपको जितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की जो अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको ज़्यादा लगाना पड़े, इसका मतलब अप्रोच करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या है ज़्यादा। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगाना पड़े, इसका मतलब अप्रोच करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या है, कम, ठीक है। तो उन्होंने ये पाया कि भाई यहाँ पर आपको ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा दी तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसका मतलब भाई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन थे वो ज़्यादा एनर्जी के थे, और जब आपने भाई इंसिडेंट रेडिएशन की आपने फ्रीक्वेंसी घटा दी तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल कम लगाना पड़ता है। यानी कि जो अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उस केस में उनकी एनर्जी क्या होती है, कम, ठीक है। तो उन्होंने एक बात देखी भाई कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और कम फ्रीक्वेंसी के साथ भाई कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट। तो पहली चीज़ तो उन्होंने देखी। दूसरा उन्होंने ये पाया अगर वो इस इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है जो सर्किट में वो भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है भाई कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। अब ये दोनों चीज़ें भाई क्लासिकल
थ्योरी के जो प्रिडिक्शंस थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने आपको भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि थॉमसन की एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि एनर्जी बढ़नी चाहिए किसके साथ, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन साथ, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अपोजिट। और लिनार्ड ने भाई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को उन्होंने टेस्ट किया था, तब उन्होंने बात बताई थी कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और भाई इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है भाई।